हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है FST 25, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 90 क्वेश्चंस ऑफ द बायोलॉजी ऑफ FST 25, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आपके व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो यू नीड टू हैव दिस क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड, राइट। तो FST 25 का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज काइटिनस एक्सोस्केलेटन, 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड मालपीगियन ट्यूब्यूल फॉर एक्सक्रीशन। यहाँ पे ये आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं, 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। NCERT से ली गई पिक्चर है ये, और आपको इसमें से बताना है कि ये कैरेक्टर कौन सी पिक्चर से मैच करता है। तो कैरेक्टर क्या है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड मालपीगियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। देखिए, जो बुक लंग्स होते हैं वो स्कॉर्पियन में होते हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स बाकी एनिमल से, अर्थ्रोपोडा के एनिमल से मैच कर सकते हैं, लेकिन जो बुक लंग्स होते हैं वो स्कॉर्पियन में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियन कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 इज स्कॉर्पियन। इनको आप लेबल कीजिए। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में लोकस्ट दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में बटरफ्लाई दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में स्कॉर्पियन दिया है और ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉन दिया है। तो इन चारों में से बुक लंग्स किसके पास होते हैं? राइट। बाकी सारे कैरेक्टर्स मिलते जुलते कहीं ना कहीं इन तीनों के पास होते ही हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो बुक लंग्स से आपको पहचान करनी है, बुक लंग्स स्कॉर्पियन के पास होता है। तो स्कॉर्पियन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। पेट्रोमाइजोन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्कोलियोडोन। पेट्रोमाइजोन को आप स्कोलियोडोन से डिस्टिंग्विश करते हैं किस बेस पे? पहला ऑप्शन पढ़िए, जोलेस एंड सर्कुलर माउथ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो आपका पेट्रोमाइजोन होता है, पेट्रोमाइजोन किस में आता है? साइक्लोस्टोम्स में आता है। और साइक्लोस्टोम्स की जो पहचान होती है वो जोलेस और सर्कुलर माउथ। उसके पास जबड़े नहीं होते हैं, जोलेस होते हैं, एंड पोसेस सर्कुलर माउथ। द पेट्रोमाइजोन पोसेस सर्कुलर माउथ, राइट। एंड स्कोलियोडोन जो कि कॉन्ड्रिक्टाइस में आता है, कार्टिलेजिनस फिशिस में आता है, उसमें जो है सर्कुलर माउथ नहीं होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? उसमें जो है आपका जो भी प्रेजेंट होते हैं वो जोलेस नहीं होते। तो इस बिहाफ पे पेट्रोमाइजोन को स्कोलियोडोन से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, जोलेस एंड सर्कुलर माउथ। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, स्केल ऑन बॉडी एंड हेटेरोसर्कल टेल, राइट। देखिए, पेट्रोमाइजोन में स्केल्स नहीं होते हैं, बट इस बिहाफ पे उसको कैटेगराइज नहीं किया जाता है, राइट। उसको सिर्फ कैटेगराइज जो किया जाता है पेट्रोमाइजोन को साइक्लोस्टोम में किस बिहाफ पे रखा जाता है? साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोम मीन्स माउथ। ऐसे एनिमल जो कि सर्कुलर माउथ प्रोसेस करते हैं उनको साइक्लोस्टोम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसके पास सर्कुलर माउथ है, इसके पास पेट्रोमाइजोन के पास, इसलिए उसको साइक्लोस्टोम में रखा जाता है, कॉन्ड्रिक्टाइस में नहीं रखा जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस के जो ऑप्शन नंबर 2 है, 3rd है पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, बॉनी वर्टेब्रल कॉलम, इन सब के बिहाफ पे उनको जो है कैटेगराइज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। There is a diagrammatic sectional view of an animal in the adjacent figure which can be identified as। यहाँ पे सेक्शनल व्यू दिया हुआ है एक डायग्राम का, जो कि NCERT का डायग्राम है, राइट। और आपको बताना है कि ये जो सेक्शनल व्यू दिया है NCERT के डायग्राम का, ये कौन से एनिमल से मैच करता है। देखिए, ये जो सेक्शनल व्यू दिया है, ये दिया है, राइट। इसमें दिया हुआ है ये जो व्यू है, ये सूडोसिलोमेट का व्यू है। यहाँ पे बॉडी कैविटी आपने पढ़ा होगा, राइट। सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट। तो यहाँ पे पैचेस बने हुए हैं। मीजोडम जो है स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, और मीजोडम जहाँ पे स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम, तो उसे आप सूडोसिलोमेट कहते हैं। और सूडोसिलोमेट में आपकी जो कौन सी कैटेगरी आती है सूडोसिलोमेट्स में? प्लेटीहेल्मिन्स आती है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये कैरेक्टर जो है प्लेटीहेल्मिन्स का दिया हुआ है। तो प्लेटीहेल्मिन्स के, सॉरी नोट, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये एसके हेल्मिन्स में होता है। बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू अबाउट दैट दिस इज प्लेटीहेल्मिन्स, बट दिस इज एसके हेल्मिन्स, याद रहे। तो ये एसके हेल्मिन्स का करेक्टर दिया है। एसके हेल्मिन्स सूडोसिलोमेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एसके हेल्मिन्स बताना कौन सा है। तो एसके हेल्मिन्स के जो एग्जाम्पल है इसमें आएगा सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक एस्केरिस, सिस्टोसोमा प्लेटीहेल्मिन्स, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा। सिस्टोसोमा प्लेटीहेल्मिन्स में आता है, एस्केरिस एसके हेल्मिन्स में आता है।
लेकिन दोनों ही एसके एलिमेंट्स का एग्जाम्पल होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें एस्केरिस एंड ट्राइकीनेला। तो एस्केरिस एंड ट्राइकीनेला जो है वो दोनों एसके एलिमेंट्स में आते हैं, दोनों सुडोसिलोमेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का थर्ड आंसर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज गिल्स विदाउट ओपर्क्यूलम। गिल्स विदाउट ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम जनरली बोनी फिशेज में होते हैं, तो आपको देखना है कि इसमें बोनी फिशेज नहीं होने चाहिए एग्जाम्पल्स में, बाकी कुछ भी हो सकता है। देखिए 94 का 1 देखिए, लेबियो रोहू बोनी फिश में आता है। सेकंड ऑप्शन क्लेरियस मगुर बोनी फिश में आता है। थर्ड ऑप्शन स्कोलियोडोन डॉग फिश, यही आंसर होगा। स्कोलियोडोन जो होता है कॉन्ट्रिक्टाइस कार्टिलेजिनस फिश में आता है और इसमें ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है, गिल्स कवरिंग एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जबकि फोर्थ में काइमेरा दिया है, काइमेरा बोनी फिशेज में आती हैं। तो बाकी जो फिशेज हैं वो बोनी फिशेज में आती है, लेकिन स्कोलियोडोन जो है वो आपकी कार्टिलेजिनस फिश में आती है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव एज लॉन्ग एज 1 वीक बिकॉज। अगर आप कॉकरोच के हेड को कट कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कॉकरोच जो है लगभग 1 वीक तक सर्वाइव करता है, क्योंकि इसका जो मेन ब्रेन वाला जो पार्ट है वो उसके थोरैक्स रीजन में आता है, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो देखिए ऐसा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट एब्जॉर्ब लिक्विड फूड थ्रू नेक, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर लाइक ब्रेन गैंग्लिया एंड नर्व कोड प्रेजेंट इन हेड, अगर हेड में होगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी गलत स्टेटमेंट दिया है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम लाइज इन थोरैक्स एंड एब्डोमन, ये बिल्कुल सही दिया है। नर्वस सिस्टम का जो मेन ब्रेन वाला जो पार्ट होता है कॉकरोच का, मेन पार्ट जो होता है राइट, वो जो है कहाँ होता है, थोरैक्स वाले रीजन में होता है, हेड वाले रीजन में नहीं होता है। अगर ब्रेन का मेन पार्ट थोरैक्स रीजन में होगा, हेड रीजन में नहीं होगा, तो अगर आप हेड को कट करेंगे उसके बावजूद भी वो 1 वीक तक सर्वाइव करता है और उसके बाद स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D, 4 स्टेटमेंट दी है, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 4 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहला जो स्टेटमेंट दिया है, कंपाउंड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीलेयर एंड फंक्शन एज प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है और उसका काम होता है एज ए प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन की तरह रोल प्ले करता है। बी स्टेटमेंट देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम हैज मेन फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कंपाउंड एपिथेलियम का रोल नहीं होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है इसका रोल नहीं होता है, कंपाउंड एपिथेलियम का रोल मेनली प्रोटेक्शन होता है। तो बी स्टेटमेंट गलत है, ए सही है। सी स्टेटमेंट पढ़िए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन रीनल कोर्टेक्स, ये गलत है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, यूरोथेलियम भी इसको बोलते हैं, इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही गलत दिया है, रीनल कोर्टेक्स में नहीं होता है। डी, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, हाँ ये बिल्कुल सही दिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों चारों स्टेटमेंट में से ए और डी स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का 4th स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर, 4 ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। आपको जो है करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कार्डियक मसल, नहीं बेटा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्डियक मसल नहीं होती है, गलत हो जाएगा। टाइट जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, टाइट जंक्शन कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करता है, ये भी गलत है। सिक्रीशन ऑफ फाइबर्स बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये सही है। यहाँ पे 97 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसमें सिक्रीशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स जो कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं उनको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रिलीज करती है कनेक्टिव टिश्यू में। आपने पढ़ा होगा एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है जो कि फाइबर्स को रिलीज करने का काम करती है, इसलिए उसको फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं क्योंकि फाइबर्स को रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे 97 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज, इसने बात की है जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में। अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है बिफोर मिलियन ईयर्स एगो
राइट। जो क्रस्टल प्लेट्स थी हमारे प्लेनेट की, हमारे अर्थ में जो क्रस्टल प्लेट्स थी, उसमें मूवमेंट की वजह से जो लैंड था वो सेपरेट हो गया और उसके बीच में ओशन आ गया। पहले क्या होता था कि ये जितने भी आप कॉन्टिनेंट्स आज के टाइम में देख रहे हैं वो सब एक ही लैंड का पार्ट थे, लेकिन एक ज्योग्राफिकल चेंज हुआ। ज्योग्राफिकल चेंज की वजह से क्या हुआ कि जो लैंड है वो खिसकने लगे, यानी कि क्रस्टल प्लेट्स में मूवमेंट होने की वजह से लैंड खिसक गए और उनके बीच में जो है लैंड्स के बीच में सेपरेशन आ गया। सेपरेशन कौन ले गया? ओशन आ गया बीच में। तो वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज थी वो अपने आप को आइसोलेट कर गई। एक कॉमन लैंड अगर सेपरेट हो गया तो उस पर सर्वाइव करने वाली स्पीसीज अलग अलग जगह पे चली जाएगी, जिसको आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जैसे मैंने बताया आपको स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एलिगेटर्स। एलिगेटर्स जो पाए जाते हैं चाइना में पाए जाते हैं एंड नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। राइट, आर यू गेटिंग और नॉट? तो मिलियन ईयर्स एगो चाइना और नॉर्थ अमेरिका का जो लैंड था वो जुड़ा हुआ था। बाद में क्रिस्टल प्लेट्स की मूवमेंट हुई और वो लैंड दोनों सेपरेट हो गए। और अगर लैंड सेपरेट हो गए तो उस लैंड पे जो सर्वाइव करने वाली स्पीसीज थी वो भी सेपरेट हो गई, उनमें आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हुई। और स्पीसीज के सेपरेट होने की वजह से उनमें अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कैरेक्टर्स मॉडिफाइड हो गए, मोटेशन डेवलप हो गया और वो अलग अलग स्पीसीज में डेवलप हो गई। तो एलिगेटर्स, उन दोनों एलिगेटर का जीनस जो है ना वो सेम है, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते आपस में। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो 98 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। केमिकल इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। यही स्टेटमेंट सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। भाई केमिकल इवोल्यूशन क्या कहता है? केमिकल इवोल्यूशन ये कहता है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो केमिकल की कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है। ये थ्योरी जो दी थी ऑपेरिन एंड हार्डिन, ऑपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हार्डिन फ्रॉम इंग्लैंड, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रपोज किया। और उनका मानना ये था कि जो पहली लाइफ फॉर्म ओरिजिन हुई है वो केमिकल के कॉम्बिनेशन से हुई है। फिर बाद में मिलर ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव भी किया था। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 99 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 900, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप फाइलोजेनी कहते हैं। तो फाइलोजेनी, दिस इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप फाइलोजेनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सही है। जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे टेक प्लेस करता है, फैलोपियन ट्यूब में। सेकंड, जोना पेलुसिडा प्रिवेंट एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, ये भी सही है। जोना पेलुसिडा जो है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट द स्टार्टिंग टाइम जोना पेलुसिडा एम्ब्रियो के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है जब तक वो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में एंटर नहीं कर जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट से पहले जोना पेलुसिडा इंटैक्ट होती है एम्ब्रियो के साथ, और वो जोना पेलुसिडा प्रिवेंट दी राइट कंसीविंग ऑफ प्रेगनेंसी और प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन राइट एट द डिफरेंट एरिया देन यूटेरस। यूटेरस के अलावा किसी दूसरे एरिया पे इम्प्लांटेशन ना हो जाए, ये जोना पेलुसिडा काम है। दिस इज द रोल ऑफ जोना पेलुसिडा दैट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो विद द अदर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अदर पार्ट्स पे वो उसके स्टिकिंग को रोकता है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होना चाहिए वो फंडस में होता है, यूटेरस के फंडस वाले पार्ट में होता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर जोना पेलुसिडा पहले ही रिमूव हो गई राइट, तो उस केस में क्या होगा, एम्ब्रियो जो है या तो फैलोपियन ट्यूब में स्टिक कर जाएगा या किसी दूसरे पार्ट में स्टिक कर जाता है, तो उसे आप इम्प्लांटेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, ठीक है, सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, बिल्कुल सही है। 1 स्पर्म इज इनफ टू फर्टिलाइज द एग राइट। फोर्थ, मायोमेट्रियम इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल गलत है। एंडोमेट्रियम इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम जो है दैट इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, नॉट मायोमेट्रियम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 कॉलम्स आर गिवन एंड यू हैव टू मैच फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यू हैव टू मैच ऑल 3 कॉलम्स। आपको इन तीनों कॉलम को मैच करना है। देन हाउ यू विल मैच इट? देखिए,
ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, देखिए पहला पॉइंट देखिए, लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा मैच कीजिए सी से, मैच कीजिएगा लेबिया मेजोरा, यू नीड टू मैच लेबिया मेजोरा विद सी। फूड फॉल्ट्स ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट। लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा इज द फॉल्ट्स ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू का फॉल्ट होता है, राइट। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल में आता है एंड दिस इज द फॉल्ट्स ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड यू नीड टू मैच दिस फॉल्ट्स ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू टू होमोलोगस टू स्क्रोटम, क्योंकि यहाँ पे यू मस्ट नो अबाउट दिस, लेबिया मेजोरा जो है वो होमोलोगस टू स्क्रोटम होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा यू नीड टू मैच विद स्टेटमेंट ए, थिन फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। ये लेबिया माइनोरा, राइट, लाई बिलो लेबिया मेजोरा के थोड़ा नीचे होता है ये, एंड ये क्या है, थिन फोल्ड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ये स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड ये जो है इसको आप किससे मैच करेंगे, 4 सीट से मैच करेंगे, 4 सीट भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड को ए से, फिर ए को 1 से मैच कीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल होता है, तो थर्ड को बी से मैच कीजिए और बी को मैच कीजिए 4th से, होमोलोगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस जो है दैट इज होमोलोगस टू पेनिस। उसके बाद 4th स्टेटमेंट देखिए, बर्थोलिन्स ग्लैंड। बर्थोलिन्स ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं एंड दैट इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। तो 4th को डी से मैच कीजिए, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, एंड यहाँ पे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड, इससे आप मैच कीजिएगा। तो 102 का जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम 1, 2 एंड 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों कॉलम को मैच करके देखिए। ए क्या है, ओवुलेटरी फेज। ए को किससे मैच करेंगे, 14th डे से। ओवुलेटरी फेज जो है, ओवुलेशन जो होता है वो 14th डे पे होता है। फिर 14th डे को आप मैच करेंगे फर्स्ट से, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। नहीं, 14th डे को यू विल मैच विद सेकंड से मैच कीजिएगा इसको, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओवुलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, 14th डे पे ओवुलेटरी फेज टेक प्लेस करता है। तो मैच कीजिएगा ए को सी से और सी को 2 से। अब देखिए बी, मेंस्ट्रुएशन फेज को डी से मैच कीजिएगा, 1st to 4th डे। पहले दिन से चौथे दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक प्लेस करता है उसमें, और उसी फेज में ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम भी होता है, यानी कि बी को आप डी से मैच कीजिए और डी को आप 1 से मैच कीजिए, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक प्लेस करता है। अब सी देखिए, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज जो होता है उसको आप लुटियल फेज भी कहते हैं, 15th से 28th डे तक होता है। और यहाँ पे लुटियल फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, ठीक है। तो सी को बी से मैच कीजिए और बी को 4th से मैच कीजिए। डी देखिए, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर जो फेज होता है वो 5th to 13th डे, 5th to 13th डे तक का जो फेज है वो फॉलिकुलर फेज है। और फॉलिकुलर फेज में डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो डी को ए से मैच कीजिए और ए को 3rd से मैच कीजिए। When you will match all these, then you will correct the option and the correct option of this question is 4th, ठीक है। तो make it correct। Question number 103 का what will be the answer? The answer is 4th। Question number 104 देखिए, look at question number 104। LSD is most powerful hallucinogen obtained from। LSD क्या है, LSD is a kind of hallucination drug। LSD जो है वो हेलुसिनेशन ड्रग है एंड हेलुसिनेशन ड्रग्स इसको ऑब्टेन किया जाता है एक फंजाई से जिसका नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो क्लेविसेप्स पुरपुरिया नाम का एक फंजाई है, देयर इज अ फंजाई विच नेम इज क्लेविसेप्स पुरपुरिया। यू ऑब्टेन LSD फ्रॉम द क्लेविसेप्स पुरपुरिया से ऑब्टेन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसमें से कौन सा एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। यू हैव टू गिव द आंसर कि कौन सा इसमें एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होता। मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करती है, हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये तो नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, IgE एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन E जो है वो रिलीज होता है, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है,
तो ये भी नहीं आएगा। बेसोफिल सेल्स भी हिस्टामाइन रिलीज करती है और हिस्टामाइन भी एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल का एलर्जिक रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 105 में फाइब्रोब्लास्ट आएगा, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स डू नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन दैट ओनली प्रोड्यूस फाइबर्स। वो फाइबर्स प्रोड्यूस करता है, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, सच काइंड ऑफ फाइबर्स प्रोड्यूस बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, बट दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फाइब्रोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, हाउ HIV विल ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट कैसे होगा HIV का, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, राइट। पहला स्टेटमेंट देखिए, सी फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है। HIV वायरस ब्लड में होता है, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया तो HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, सेकंड भी सही है। सी स्टेटमेंट देखिए, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी थ्रू प्लेसेंटा। इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में होता है, प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल से भी होता है। ई ऑप्शन देखिए, शेयरिंग फूड एंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, दिस इज रॉन्ग। इफ यू आर शेयरिंग योर फूड विद इन्फेक्टेड पर्सन, यू विल नेवर सफर फ्रॉम HIV, राइट। You will never get the HIV. आपको HIV नहीं होगा if you share the food with the infected person. So this statement is incorrect. बाकी सब करेक्ट है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। So E only is incorrect. इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 106 में E only यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ लंग्स। निमोनिया, राइट, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, राइट। सो दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 107 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट मेथड फॉर एनिमल्स विच आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिव। एनी एनिमल इज बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, लाइक बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्टिविटी, या यू कैन कंसिडर एनी करेक्टर ऑफ द एनिमल्स, एनी प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल्स। तो अगर कोई भी एनिमल किसी भी तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी में एवरेज से भी कम है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आउट क्रॉसिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब है क्या है कि यू कैन क्रॉस द एनिमल्स, आप मेटिंग करा सकते हैं एनिमल्स की, राइट। Mating can perform between the two animals which belongs to the same breed but does not have any kind of common ancestor. ऐसे animals same breed से होते हैं लेकिन उनके common ancestor नहीं होते हैं up to the 4 to 6 generation। तो आउट क्रॉसिंग आप परफॉर्म कराते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि आउट क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, आर यू गेटिंग और नॉट, और सारी स्टेटमेंट पढ़ के आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट ए देखिए, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, बिल्कुल सही है जी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है फंजाई के सेल वॉल। बी स्टेटमेंट देखिए, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, राइट, जेनेटिक वर्क के एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल किया गया था। सी स्टेटमेंट देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। जी हाँ, ड्यूट्रोमाइस्टिस जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट देखिए, लाइकेन आर वेरी गुड एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, दे ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल गलत है ये। अगर वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होगा, लाइकेन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है लेकिन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, जहाँ पे सल्फर रिलेटेड पॉल्यूशन होता है, राइट, जहाँ पे भी जिस इन्वायरमेंट में, जिस एयर में सल्फर रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ई स्टेटमेंट देखिए, द स्पोरोफाइट इन मॉस इज लेस इलोबरेट देन दैट इन लीवरवर्ट्स, ये बिल्कुल गलत है, अपोजिट दिया हुआ है यहाँ पे। तो डी और ई स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ए बी सी करेक्ट है। तो 109 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, जाइगोस्पोर एंड oospores आर रेस्पेक्टिवली,
जाइगोस्पोर भी डिप्लॉयड होता है भैया, और ऊस्पोर भी डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड आ जाएगा आंसर। तो 110 में फोर्थ आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, बिल्कुल गलत है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर चीफ प्रोड्यूस इन दी पॉन्ड्स, बिल्कुल गलत, चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियंस होते हैं, राइट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर अपीयर रेड, इट इज कॉल्ड एज रेड सी, ये रेड सी, तो ये बिल्कुल गलत दिया है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रेड सी अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथेरियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथेरियम नाम का एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसकी वजह से रेड सी अपीयर रेड, तो प्रोटिस्टा की वजह से रेड सी अपीयर रेड नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, स्लाइम मोल्ड अंडर सुटेबल कंडीशन दे मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ करते हैं और सेवरल फीट तक ग्रो कर जाते हैं, जिनको आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो 111 में फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसने करेक्ट ही पूछा है, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 112, मैच द कॉलम करेक्टली, आपको कॉलम को करेक्टली मैच करना है। सैल्मोनेला टाइफी, कॉलम 1 देखिए, कॉलम 2 देखिए। कॉलम 1 में माइक्रोब्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में डिजीज दिए हैं। तो माइक्रोब से रिलेटेड कौन सी डिजीज करेक्टली मैच कर रही है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। सैल्मोनेला टाइफी को मैच कीजिए टाइफाइड, तो टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, तो आप ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी को यर्सीनिया पेस्टिस, दिस इज द पैथोजन ऑफ प्लेग, ये प्लेग का बैक्टीरिया है, तो बी को फर्स्ट से मैच कीजिए। सी जेंथोमोनस सिट्री, इसकी वजह से सिट्रस कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर होता है, तो सी को फोर्थ से मैच कीजिए। डी बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रैक्स बीमारी होती है बेसिलस एंथ्रेसिस से, एनिमल्स में होती है बीमारी, कैटल्स में, ठीक है। तो डी को सेकंड से मैच कीजिए। तो मैच करने के बाद जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा 112 में, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, न्यू सिस्टमेटिक टर्म गिवन बाय हक्सले, हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक टर्म्स दिया था, राइट। तो यहाँ पे 113 का सेकंड ऑप्शन विल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, गिवन लाइफ साइकिल पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय, भाई लाइफ साइकिल पैटर्न में देखिए स्पोरोफाइट डिप्लॉयड दिया है और गैमेट्स दिए हैं हैप्लॉइड, तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज जो है स्पोरोफाइट है, यानी कि एक डिप्लॉयड सेल दिया है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में ऑब्जर्व की जाती है, इसमें ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, राइट, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है एंड एंजियोस्पर्म में होती है। फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो 114 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के रिगार्ड्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले एंड फर्टिलाइजेशन से बाद में। जिम्नोस्पर्म जो है वो नेक्ड सीड प्लांट है, उसमें कोई ओवेरियन वॉल नहीं होती है, तो सीड्स विल बी नेक्ड, इट मीन्स ओव्यूल ऑल्सो विल बी नेक्ड, ओव्यूल विल बी एक्सपोज्ड before fertilization even after fertilization, so this statement is correct. Second statement, the giant redwood Sequoia is tallest gymnosperm tree, yes, रेडवुड ट्री जिसको आप बोलते हैं सिकोवा, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री माना जाता है जिम्नोस्पर्म का, ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी। ये स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं मेनली हेटेरोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते हैं, सो मेक इट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 115 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, बिल्कुल सही है। जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में, एक्सट्रीम विंड फ्लो में या एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में, वाटर की स्कैरिसिटी है या कोई भी ऐसी XYZ प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन में यहाँ पे
जो है लीव्स इस तरीके से मॉडिफाइड होती है जिससे कि वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस कर सके। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 115 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी। यहाँ पे डायग्राम देखिए, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। 116 में क्या दिया है, यहाँ पे 116 में आपको ए और बी और सी ये तीनों को बताना है, तो आप लेबलिंग कर दीजिए। इसमें जो ए आएगा वो आएगा आर्किगोनियोफोर, लिख लीजिए। ए में क्या आएगा, आर्किगोनियोफोर, बी में आएगा एंथ्रीडियोफोर और सी में आएगा गैमा कप। ये सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, राइट, मार्केंटिया प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ब्रायोफाइट्स में, है ना। तो इसको सही कीजिए 116 में, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 125 एडेनिन, इसको देख लेते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एडेनिन कितने हैं, 117, क्वेश्चन नंबर 117, एक डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन कितने हैं। एडेनिन जो है वो 125 है, ठीक है जी। साइटोसिन कितने हैं बेटा, साइटोसिन यहाँ पे 250 है। द टोटल नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, आपको बताना है कि इस डीएनए फ्रेगमेंट में टोटल शुगर मॉलिक्यूल कितने होंगे। भाई डीएनए फ्रेगमेंट है ये पर्टिकुलर, सपोज दैट यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के इधर भी शुगर होगा और एडेनिन के इधर भी शुगर होगा। तो अगर एडेनिन 125 है तो उसके सराउंडिंग में शुगर कितने होंगे, क्योंकि शुगर दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में एडेनिन है ना। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 250। साइटोसिन कितने हैं, सपोज दैट ये साइटोसिन है, साइटोसिन के इधर भी शुगर होगा और इधर भी शुगर होगा। साइटोसिन 250 है, 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 500, क्योंकि दोनों साइड में शुगर है ना। एडेनिन के भी दोनों साइड में ऊपर नीचे शुगर है और साइटोसिन के भी इधर दोनों साइड में ऊपर नीचे शुगर है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो 250 प्लस 500 ऐड कर दो दोनों का, टोटल शुगर निकल आएंगे 750 आंसर आ गया जी, मेक इट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 117 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर 750। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज ए बेस सीक्वेंस, एक डीएनए की सीक्वेंस दी है, राइट, बेस सीक्वेंस दिया, नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें से कौन सा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो 118 में थर्ड आंसर देखिए, थर्ड को इससे मैच करके देखिएगा, थर्ड जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिया हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर, इसको देख लेते हैं एक बार। थर्ड में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे डीएनए की बेस सीक्वेंस दी है ATG ACG और भैया GAC, इसके अलावा AGA और इसके अलावा AAC। यहाँ पे क्या किया है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताना है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब ये है, अगर किसी भी नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस से आपने कोई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया है या डिलीशन हो गया है तो उससे पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। सो रीडिंग फ्रेम विल बी चेंज ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी बेस। अगर नाइट्रोजन बेस के एडिशन और डिलीशन की वजह से रीडिंग फ्रेम बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट, डीएनए का या आरएनए का, तो आप उससे क्या कहते हैं, आप उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है इसने, यहाँ पे इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इसने इस ए का डिलीशन कर दिया है, ए का डिलीशन कर दिया, तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा ATG। लेकिन इसको देखो जरा, अगर यहाँ से ए डिलीशन हो गया तो भाई ट्रिपलेट तो मेंटेन रखना है ना, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट मेंटेन रखना होता है। तो ट्रिपलेट इसको ए निकल गया, यहाँ पे खाली CG बच गया, तो CG खाली नहीं छूटेगा, ये वाला जी इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रह जाएंगे A और C, ये वाला A इसके साथ आ गया, यहाँ पे 2 रह गए G और A, तो इसका A वाला A इसके साथ आ गया और ये यहाँ पे AC हो गया, ठीक है जी। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हो गया, तो ये सीक्वेंस आ गई आपकी, एंड दिस सीक्वेंस इज मैच विद ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन से मैच कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 118 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 हो गया भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, A, B, C and D इन द गिवन डायग्राम
गिवन डायग्राम में ए बी सी और डी फिल करना है। ये गिवन डायग्राम सेंट्रल डोगमा का दिया है। ए में तो भाई डीएनए आएगा, बी में आरएनए आएगा, सी में प्रोटीन आएगा और डी में आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आएगा डी में, तो मैच कर लीजिए। तो मैच करेंगे तो आपका 119 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 119। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ द पेरेंट्स हैविंग ए नॉर्मल विजन बट मदर हैज हैविंग ए नॉर्मल विजन, राइट? व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग ए नॉर्मल विजन बट मदर हैज ए रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। मतलब फादर नॉर्मल बोला है यहाँ पे और मदर में एक जीन है कलर ब्लाइंडनेस वाला। तो यहाँ पे कितने परसेंट सन और कितने परसेंट डॉटर होंगे ये आपको बताना। देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। फादर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि फादर में XY होगा खाली। ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक डिसऑर्डर है। फादर जो है वो नॉर्मल है, तो फादर का जीनोटाइप क्या होगा? फादर इज वेरी नॉर्मल XY, तो फादर का जीनोटाइप XY होगा। लेकिन जो मदर है वो नॉर्मल नहीं है, तो मदर का जीनोटाइप क्या होगा? मदर का एक एलील अफेक्टेड है, इसने बोला मदर हैज ए रिसेसिव जीन, मदर के पास एक रिसेसिव जीन है, तो कलर ब्लाइंड जीन ही हो गया। तो अब क्या आएगा इनका रेशियो देखते हैं। इसको इसके साथ देखिए XCX, ये नॉर्मल ही होगी मदर, क्योंकि मदर में दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है ना, इसलिए मदर नॉर्मल होगी, बट वो कैरियर होगी, ये कह सकते हैं आप। आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ये सब, है ना। अब ये यहाँ पे XX, ये बिल्कुल नॉर्मल मदर, ठीक है जी। और ये यहाँ पे Y को इसके साथ मैच कीजिए XCY, और ये इसको इसके साथ मैच कीजिए XY। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 50% सन, टोटल एक नॉर्मल सन है और एक कलर ब्लाइंडनेस वाला सन है, तो 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन फीमेल ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, तो इसको भी नॉर्मली कंसीडर कीजिए। फीमेल में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का केस नहीं है। 50% सन जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, और जो डॉटर है उसमें कोई भी कलर ब्लाइंडनेस वाली नहीं है। तो इसको आप मैच कर लीजिए, 120 में बना जाएगा। 50% सन विल बी कलर ब्लाइंड एंड डॉटर विल नॉट बी, एनी डॉटर विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, इट मीन्स नील, ठीक है। तो 120 में क्वेश्चन नंबर 120 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बाल्डनेस इन मैन इज ए। मैन में जो बाल्डनेस देखी जाती है वो एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है और दूसरा एक सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है। तो यहाँ पे 121 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो बाल्डनेस इन मैन इज ऑटोसोमल कैरेक्टर एज वेल एज दिस इज ऑल्सो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, ये सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, नंबर ऑफ बार बॉडी इन, आपको बार बॉडी बतानी है। ये फीमेल दी है, फीमेल में 4 एक्स क्रोमोसोम दिए हैं, तो आपको बताना है कि बार बॉडी कितनी होगी। देखो जी कितने एक्स क्रोमोसोम दिए, 4 एक्स क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम फीमेल में कितने भी हों, काम का बस एक ही होता है, और बाकी जितने रिमेनिंग एक्स क्रोमोसोम होंगे वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार बॉडी आंसर आएगा। बार बॉडी निकालने के लिए जितने भी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम दिए हैं उसमें से एक को घटा दो, एक ही काम का होता है, बाकी सारे किसी काम के नहीं होते, वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे 122 में थर्ड आंसर आएगा, 3 बार बॉडी विल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। इसको डोसेज कंपनसेशन भी कहा जाता है। जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होता है और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो अपने आप को जो है इनएक्टिव कर लेता है, कंडेंसली पैक हो जाता है, उसे आप बार बॉडी कह देते हैं। तो 123 का फर्स्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए,
एक टेक्निक यूज टू मेक न्यूमेरस कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। कौन सी टेक्निक डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को बनाती है क्विकली एंड एक्यूरेटली? तो इसमें आएगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से आप विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए कैन ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए। पीसीआर को आप एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन भी कहते हैं, जहाँ पे एक डीएनए से आप बिलियंस कॉपीज ऑफ डीएनए को शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि डीएनए के एम्पलीफिकेशन की बात कर रहा है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इन टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में एक डिजायरेबल जीन को कौन सा क्लोनिंग वेक्टर जनरली इंट्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो मेनली जो एनिमल सेल्स में क्लोनिंग वेक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो किया जाता है रिट्रोवायरस। लेकिन उस रिट्रोवायरस को पहले डिसआर्म किया जाता है। तो यहाँ पे डिसआर्म रिट्रोवायरस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इस क्लोनिंग वेक्टर का आप एनिमल सेल्स में जो है फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं प्लांट सेल में जो इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर का, वो टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से ऑब्टेन किया जाता है। तो एनिमल सेल्स में डिसआर्म रिट्रोवायरस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, व्हाट इज द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी को आप आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है, ठीक है। इसमें जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है, जनरली आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जुड़ जाएगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। तो उसमें एक स्ट्रैंड सेंस हो गया और दूसरा एंटी सेंस हो गया। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड और दूसरा, इसलिए इसको एंटी सेंस टेक्निक भी बोलते हैं कि आरएनए को एक एंटी सेंस स्ट्रैंड दे दो, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दे दो, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो जो पैथोजेंस है उसके आरएनए को कट करने का काम करता है, यानी कि वहाँ पे वो ट्रांसलेशन को रोक देगा, क्योंकि आरएनए रुक जाएगा, कट हो जाएगा तो वो ट्रांसलेशन रोक देगा। तो इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आर यूज्ड टू एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन। और अगर फॉरेन पैथोजन का जो जनरली यूकैरियोटिक सेल में इस्तेमाल किया जाता है, और पैथोजन डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसको कट कर देता है, क्या कहते हैं, पैथोजन के आरएनए को, तो उससे फर्दर जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, टू प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, स्पेसिफिक जीन्स ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। तो 126 का थर्ड आंसर आएगा, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 127 पे आइए, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट छाटने हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, हाइंड थर्ड कट्स ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 4 बेस पेयर इन द डीएनए। बिल्कुल गलत दिया है, 4 बेस पेयर नहीं होता, राइट। सेकंड देखिए, इन इको R1 द लेटर आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको, है ना। थर्ड स्टेटमेंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली। बिल्कुल गलत है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउड टू सेलेक्ट ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द टारगेट ऑर्गेन्स। ये बिल्कुल सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं डीएनए के साथ, प्लाज्मिड के साथ, और फिर वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन कराते हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इसमें स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट विल राइट, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 127 का 1 विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज मीथेन। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, और जो कि इन्फ्लेमेबल होती है, और जिसका ईंधन यानी कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, पोमैटो इज डेवलप्ड बाय विच टिश्यू कल्चर मेथड। पोमैटो इज डेवलप्ड बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। पोमैटो को आप डेवलप करते हैं, यू डेवलप द पोमैटो बाय द यूजिंग ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड। इसमें जो है टोमेटो और पोटैटो दोनों के सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा दिया जाता है, उसकी वजह से पोमैटो बनता है। बट ये कॉमर्शियली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, कॉमर्शलाइजेशन के लिए दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, इस हाइब्रिड तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये राइट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 डिफरेंट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज्ड बाय मैग्निफिकेशन, इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बायो मैग्निफिकेशन के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आएगा मिनेमेटा डिजीज। मिनेमेटा डिजीज इज द एग्जांपल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। मिनेमेटा डिजीज क्या है? मिनेमेटा डिजीज जो है 1955 में और 1956 में, राइट, यहाँ पे ये मरकरी, एक मिनेमेटा एक रिवर का नाम है जापान में, तो उस रिवर में मरकरी का कंटेमिनेशन हो गया। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से मरकरी जो है मिक्स विद द रिवर वाटर, और वहाँ पे that Minamata river become contaminated with the mercury, and the fishes which were surviving in that river, right, also become mercury, and the fishes become mercury contaminated, and the person who have eaten that fish, जिसने उस भी मछली को खाया होगा, who had eaten that fish, उसको ये मरकरी की प्रॉब्लम हो गई, मरकरी की वजह से ये बीमारी हो गई, मिनेमेटा डिजीज जिसको आप बोलते हैं। तो ये बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई टॉक्सिकेंट जो होता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जाता है, तो टॉक्सिकेंट रिवर से फिश में गया, फिश से हमारी बॉडी में आ गया तो बायोमैग्निफिकेशन है, ह्यूमन बॉडी में आ गया तो बायोमैग्निफिकेशन है, और उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसको आप मिनेमेटा डिजीज कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस गाइनोसियम अकर्स इन। मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस गाइनोसियम जो होता है वो लोटस एंड रोज में होता है। मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम फाउंड इन लोटस एंड रोज, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके अलावा एक और होता है माइकेलिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको भी याद रखिएगा। माइकेलिया, लोटस एंड रोज, इन तीनों में मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस गाइनोसियम होता है, राइट। मल्टी कार्पल्स होते हैं मतलब बहुत सारे कार्पल्स, एंड एपोकार्पस मतलब सारे कार्पल्स फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, एंड दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन लोटस एंड रोज, एंड बिसाइड दैट दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइकेलिया। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम। ये कंडीशन दी है पैराइटल प्लेसेंटेशन की। पैराइटल प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फाल्स सेप्टम जो होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन में होता है, तो उसके जो एग्जांपल्स भी वहाँ पे दिए हैं, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो क्वेश्चन नंबर 132 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव दी आंसर। आपको ये चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको अपना आंसर देना है। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पेटियोल्स अलाउज लीव ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, बिल्कुल सही दिया है ये। बी देखिए, विंड्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीव ब्लेड, ये भी सही दिया है। एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट देखिए, एक्सिलरी बर्ड्स इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ बोथ लीफ एंड लीफलेट। जो एक्सिलरी बर्ड है वो दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सिलरी बर्ड लाई एट द एक्सिल ऑफ द लीफ, नॉट लीफलेट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। डी स्टेटमेंट देखिए, इन पाइनेटली कंपाउंड लीफ ऑल लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट पेटियोल, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा पाल्मेटली में होता है। पाइनेटली में तो क्या होता है कि एक कॉमन एक्सिस होता है, जैसे नीम की लीव्स देखी होंगी आपने, कॉमन एक्सिस होता है जिसको आप बोलते हैं रेचिस, उस रेचिस के साथ लीफलेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया कॉमन पॉइंट पेटियोल, तो ये गलत दिया है। तो सी और डी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 133 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बोथ सी एंड डी विल रॉन्ग। तो सी एंड डी आर रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 134 में डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी के डायग्राम है, एक एक्स दिया है और दूसरा वाई दिया है, और आपको उसकी लेबलिंग करनी है। देखिए एक्स जो दिया है उसमें ट्राइकोम्स आपको नजर आ रहे हैं, और ट्राइकोम्स जो होते हैं वो डाइकोट स्टेम में होते हैं। दूसरा वाई जो डायग्राम दिया है उसमें ट्राइकोम्स नहीं है, मोनोकोट स्टेम में ट्राइकोम्स नहीं होते। तो यहाँ पे एक्स जो है डाइकोट स्टेम है, वाई जो है मोनोकोट स्टेम है। इसको आप मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 135 पे आइए, एनुअल रिंग इन ए ट्री signify the age of the tree, what these annual rings are made of। एनुअल रिंग्स को कैलकुलेट करके आप जो है किसी भी ट्री की एज को फाइंड आउट करते हैं, राइट। और ये एनुअल रिंग्स किससे बनी होती है आपको ये बताना है। तो बेटा ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं ये सेकेंडरी जाइलम्स होते हैं, ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम्स आर कॉल्ड एनुअल रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 135 में सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136, trapdoor mechanism of pollination
इज ए कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फॉर एंटेमोफिली इन विच प्लांट। ट्रैपडूर मैकेनिज्म एक करेक्टर है पॉलिनेशन का, राइट ये एक मैकेनिज्म है पॉलिनेशन का, लेकिन ये कौन से प्लांट में देखा जाता है। ट्रैपडूर मैकेनिज्म में जो ये एक क्लोज रिलेशन होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है इस मैकेनिज्म में, एक इंसेक्ट के बीच में और एक प्लांट के बीच में। कैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट है जिसका नाम होता है वास्प, तो जो वास्प होता है जिसको आप फिग वास्प भी बोलते हैं, तो जो फिग वास्प इंसेक्ट होता है दे ले द एग्स इनसाइड द ओवरी ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर की ओवरी में अपने अंडों को देता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और पॉलिनेशन भी अचीव कराता है। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ कि उसने पॉलिनेशन अचीव कर दिया है, और इंसेक्ट को क्या फ़ायदा हुआ कि उसको एक सेफ इन्वायरमेंट मिल गया है अपने एग्स को लेइंग करने के लिए, राइट। तो ये जो रिलेशन देखा जाता है ये एक फिकस प्लांट जिसको आप बोलते हैं, जिससे आप फिग जो फ्रूट बोलते हैं जो, राइट वो आपको मिलता है। तो फिकस प्लांट और फिग वास्प इन दोनों में ये रिलेशन होता है। तो कौन से प्लांट में होता है आपको ये बताना है। ये मैकेनिज्म को आप ट्रैपडूर मैकेनिज्म कहते हैं। और 136 में ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि फिकस दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 136 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 पे आ जाइए। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ओवर 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको बताना है 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, पोलन ग्रेन्स अंडरगो 3 माइटोसिस इन द पेरेंटल प्लांट बॉडी। ये गलत है, पोलन ग्रेन 3 माइटोसिस नहीं होता। पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है सिर्फ, राइट 2 माइटोसिस होते हैं, है ना। एक माइटोसिस से वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स बनती है और फिर दूसरा माइटोसिस से जनरेटिव सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये गलत दिया है। पोलन ग्रेन्स आर सेट जनरली एट 3 सेल स्टेज। Pollination occurs usually at 2 cell stage. The generative cells divides and forms the 2 male gametes during the growth of pollen tube. तो बेटा इसमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 137 में डी स्टेटमेंट सही है। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पॉलिनेशन यूजुअली अकर एट 2 सेल स्टेज, ये भी सही आएगा। सी और डी स्टेटमेंट इसमें सही है। 60% प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, बाकी 40% में 3 सेल स्टेज में होता है। तो सी और डी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन, और बाकी ए और बी ये दोनों गलत है, क्योंकि 3 सेल स्टेज में 40% में होता है। इसने 60% फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की है। तो 137 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, राइट उससे फिर एंडोस्पर्म बनता है। और तो ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म बनाने के लिए मतलब उसका अपना जो सिग्निफिकेंस ये है कि उसकी वजह से एंडोस्पर्म बनता है, राइट जो कि एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है और एक फूड लेडन टिश्यू होता है। प्रोवाइड द नरिशमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 138 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर कोज ड्यू टू रूट प्रेशर। इसमें से कौन सा रूट प्रेशर का फंक्शन है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आंसर आएगा, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि रूट प्रेशर का जो फंक्शन होता है वो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट इसके अलावा वो अप टू द सर्टेन हाइट ऑफ प्लांट तक वाटर को लेके जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, गटेशन एंड पुशिंग ऑफ वाटर टू स्मॉल हाइट इन स्टेम, ठीक है। तो गटेशन और पुशिंग ऑफ वाटर इन स्मॉल हाइट ऑफ प्लांट, राइट। तो ये रूट प्रेशर का रोल है। दिस इज द रोल ऑफ रूट प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 139 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। Which of the following statements is related to the phenomenon shown in the diagram below। ये आपको डायग्राम दिया है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट इस डायग्राम के लिए। ये डायग्राम हाइड्रोपोनिक्स का दिया है, मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसमें हाइड्रोपोनिक्स का ये डायग्राम है। और इस हाइड्रोपोनिक्स के डायग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। प्लांट्स शो
कर्वेचर टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, ये नहीं आएगा। सेकंड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर वर्नलाइजेशन, ये भी नहीं आएगा, वर्नलाइजेशन के लिए टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। 140 का थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, तो ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स को भी आप हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके राइट आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 140 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, एट विच स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल द बोथ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस आर यूज्ड, एटीपी एंड NADPH2। तो केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल के कौन से स्टेप में ATP और NADPH2 दोनों का इस्तेमाल होता है? तो ऐसा जो होता है वो रिडक्शन स्टेप में होता है। केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जो रिडक्शन स्टेप है उसमें ATP भी इस्तेमाल होता है और NADPH2 भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 141 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। मेज में C3 साइकिल होती है, सही है जी। शुगर केन में नो फोटो रेस्पिरेशन, ये भी सही है क्योंकि शुगर केन C4 प्लांट में आता है, मेज भी C4 प्लांट में आती है वैसे तो, बट C3 साइकिल तो कॉमनली परफॉर्म होती है। वीट देखिए, नो CO2 फिक्सेशन इन बंडल सीथ सेल, हाँ बिल्कुल सही, CO2 फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में होता है ना। राइस, ट्रांसफर ऑफ मैलिक एसिड टू बंडल सीथ सेल फ्रॉम मेसोफिल सेल, ये गलत है, इसमें बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। मेसोफिल सेल से बंडल ऑफ सीथ सेल्स में राइट ट्रांसफर होता है मैलिक एसिड का, तो ये अपोजिट होना चाहिए, बट ये अपोजिट दिया है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट आएगा। बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 142 में फोर्थ स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। इसमें से कौन सा हार्मोन ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA से निकाला गया है? तो आंसर आएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जिसको आप काइनेटिन भी बोलते हैं, जो ऑटोक्लेविंग ऑफ हेरिंग स्पर्म DNA, हेरिंग एक फिश है, फिश का नाम होता है, तो फिश के स्पर्म से इस हार्मोन को निकाला गया साइटोकाइनिन को, कौन सी फॉर्म में? काइनेटिन फॉर्म में। तो यहाँ पे 143 का फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन लिया गया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, फाइंड द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। ग्लाइकोलाइसिस को उसने PPP दिया है, गलत दिया है, ग्लाइकोलाइसिस EMP होता है। एम्बिडन, मेरूफ एंड पैरनस, इन तीनों बायोकेमिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था, तो ये गलत है, करेक्ट बताना है। क्रैब साइकिल को TCA साइकिल कहते हैं, बिल्कुल सही है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है क्रैब साइकिल को, तो यही यहाँ पे आंसर आएगा। तो 144 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन देखिए, केल्विन साइकिल, C2 साइकिल बोला है, नहीं जी, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं, C4 साइकिल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट ऑप्शंस गलत हैं, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। इज दैट क्लियर? तो 144 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस का जो एक्टिवेटर माना जाता है वो जिंक आयन को माना जाता है, तो Zn2+, तो जिंक आयन राइट। तो 145 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ DPD फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का जनरली DPD का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे DPD का फॉर्मूला होता है DPD इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। ये DPD का फॉर्मूला होता है, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल की बात कर रहा है ये। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है? TP जो होता है वो नेगेटिव होता है। TP इज नेगेटिव इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए DPD की वैल्यू क्या होगी? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बोलते हैं इसको। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए DPD की वैल्यू होगी OP माइनस TP। क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स के लिए? माइनस TP होता है। TP इज ऑलवेज माइनस। टर्जर प्रेशर प्लाज्मोलाइज्ड सेल का ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स के लिए DPD का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ OP प्लस TP।
तो यही आंसर आएगा। देखिए, तो करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डीपीडी फॉर प्लाज्मोलाइज सेल विल बी फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे 146 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, लिसन केयरफुली। यहाँ पे आपको ये 3 पिक्चर्स दी हुई हैं एनसीईआरटी की। रिकॉग्नाइज द फिगर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। आपको ये तीनों फिगर रिकॉग्नाइज करने हैं, क्वेश्चन नंबर 147 में देखिएगा, और उनकी करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया है, फिगर नंबर ए, दिस इज अर्ली प्रोफेज। ये क्या है? अर्ली प्रोफेज है। फिगर नंबर बी देखिए, इसे आप लेट प्रोफेज कहेंगे। और फिगर नंबर जो सी दिया है, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये तीनों फिगर दिए हैं। तो आप जो है इनकी लेबलिंग कीजिए और यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 1 आएगा। 147 का 1 ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम 1, 2 एंड 3। आपको करेक्ट मैच जो है आइडेंटिफाई करने हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के साथ। तो कॉलम 1 में देखिए लेट प्रोफेज, राइट। लेट प्रोफेज को आप फिगर बी से मैच कीजिए। और लेट प्रोफेज में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स विल डिसअपीयर। तो 1 को बी से और बी को 1 से मैच कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, एनाफेज। एनाफेज को आपको मैच करना है, सुनिए, एनाफेज को मैच करना है आपको ए से। और फिर एनाफेज में क्या होता है भाई? इसमें देखिए एनाफेज में होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर। तो एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर होता है। तो यहां पे सेकंड को आप मैच कीजिए ए से और ए को मैच कीजिए फोर्थ से। वहीं थर्ड देखिए टीलोफेज। टीलोफेज जो दिया है यहाँ पे, टीलोफेज यानी कि थर्ड को आप डी से मैच कीजिए। और टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। फिर डी को सेकंड से मैच कीजिएगा। फोर्थ में देखिए प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को आप मैच कीजिए सी से। सी जो डायग्राम दिया है प्रोफेज 1 का दिया है, आर यू गेटिंग और नॉट? और यहां पे सी को आप मैच करेंगे थर्ड से, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस कहते हैं इसको, प्रोफेज 1 को। तो आप जो है मैच करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 148 में जो आंसर आएगा आपका, आंसर नंबर 2, राइट ऑप्शन जो आएगा आपका वो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाइए, 148 के बाद 149। Which one of the following options give the correct categorization of 4 cell components with their functions or structure? इसमें बताना है कि यहाँ पे 4 सेल ऑर्गेनल्स दिए हैं और इन चारों सेल ऑर्गेनल्स में से कौन सा करेक्ट है, उसके फंक्शन से मैच करता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो पहला देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीसोसोम। यस, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीसोसोम से मॉडिफाई होती है। सेल वॉल, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। सेल वॉल जो है एक बैरियर का काम करती है, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये भी सही दिया है। तो 149 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, A cell which is very active in the synthesis and secretion of protein would be expected to have। एक सेल जो कि सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हाईली एक्टिव है, प्रोटीन सिंथेसिस में एंड प्रोटीन सिक्रीशन में हाईली एक्टिव सेल्स के पास सबसे ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो यहाँ पे 150 को आप थर्ड से मैच कीजिए, मोर RER देन SER, मोर रफ एंडोप्लाज्मिकुलम देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, तो ऑप्शन थर्ड देखिएगा इसका, उसमें जो है बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस दिया है। पहले सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती है और बेसल बॉडी से सीलियम फ्लैजिलम, ये एक सीक्वेंस है। सेंट्रियोल से बेसल बॉडी और बेसल बॉडी से सीलियम एंड फ्लैजिलम। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 151 इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, विच वन इज डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। इसमें से कौन सा डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड है? तो ये जो नाम दिया है ये लाइसिन का है।
तो इसमें लाइसिन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में करेक्ट आंसर विल बी लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 153 पे आइए। लीस्ट अबेंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, सबसे कम केमिकल्स क्या होते हैं? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, लिपिड्स, आयंस, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसमें से सबसे कम केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से होते हैं? यू हैव टू डिसाइड दिस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आयंस। जो आयंस होते हैं सबसे कम केमिकल्स होते हैं किसी भी लिविंग सेल में। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो लास्ट अमीनो एसिड होगा, राइट, वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द बैकबोन ऑफ बी डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। ये भी बिल्कुल सही है, बैकबोन ऑफ डीएनए शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन बट फेस आउटसाइड। पूरा सही दिया लेकिन फेस आउटसाइड बोला है, फेस इनसाइड होता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इसने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 154 में थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तो लिविंग स्टेट होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। यस, लिविंग स्टेट हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम रहता है, लिविंग स्टेट कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, राइट। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में जा सकता है, लेकिन जो लिविंग प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में कभी नहीं जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, इफ सम रीजन द पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल भी बोलते हैं पैराइटल सेल को, ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? अगर पार्शियल पैराइटल सेल, राइट, जिसको आप ऑक्सिंटिक सेल भी कहते हैं, अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द पीएच ऑफ स्टोमक विल फॉल अप टू 1.5, विल फॉल अप टू 1.5। देखो यहाँ पे पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल का काम होता है HCl निकालना। अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो pH 1.5 मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज विल बी मोर इफेक्टिव। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि पैनक्रियाटिक अमाइलेज का कोई लेना देना नहीं है HCl से। प्रॉपर एसिडिक मीडियम विल बी नॉट मेंटेन इन स्टोमक, विल नॉट बी मेंटेन इन स्टोमक। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एसिडिक मीडियम, अगर पैराइटल सेल नॉन फंक्शनल होगी तो पैराइटल सेल से HCl नहीं निकलेगा, और अगर HCl नहीं निकला तो वहां पे एसिडिक मीडियम मेंटेन नहीं रहेगा स्टोमक में। स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, द पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क इफिशिएंटली। भाई पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का HCl से कोई लेना देना नहीं है। HCl जो है गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। तो यहाँ पे 155 में थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 पे आइए, ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स इन डाइट ओनली व्हेन दी सफर फ्रॉम। एक पेशेंट को जो है आप मीट, लेंटिल्स और मिल्क और एग की एडवाइस देते हैं अगर वो किससे सफर है। देखिए यहाँ पे लेंटिल्स हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया एंड एग्स हो गए, ये सभी जो फूड सोर्स है ये प्रोटीन रिच फूड सोर्स है। और प्रोटीन रिच फूड सोर्स किसको दिया जाता है? ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसके अंदर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होता है। और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को आप क्वासी ओकर भी कहते हैं, क्वासी ओरकर भी कहते हैं। तो क्वासी ओरकर जो है उसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए क्वासी ओरकर के पेशेंट को ये सब फूड सोर्स जो है रिकमेंड किए जाते हैं। तो 156 का फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, गोइटर नहीं होता है, गोइटर थायरोक्सिन का, हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, स्कर्वी विटामिन सी का प्रॉब्लम है। तो प्रोटीन का एक ही प्रॉब्लम है, क्वासी ओरकर। तो क्वेश्चन नंबर 156 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 पे आ जाइए, हॉर्मोन्स आर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिएगा। ए में फिल कीजिएगा नॉन न्यूट्रिएंट्स। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। बी में इंटरसेलुलर मैसेंजर लिखिएगा। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो ए में नॉन न्यूट्रिएंट्स, बी में इंटरसेलुलर मैसेंजर और सी में
ट्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद ये हमारा जो सेंटेंस है हार्मोन से रिलेटेड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 पे आइए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला, जायगंटिज्म इज एबनॉर्मल ग्रोथ कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन होगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो उस केस में जायगंटिज्म नहीं ड्वार्फिज्म होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। TSH जो हार्मोन है, TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, दैट इज द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये क्या काम करता है? स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। ऑक्सीटोसिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। बिल्कुल गलत। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, राइट। मिल्क सिंथेसिस और सिक्रीशन में उसका कोई रोल नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं इसको। स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये ACTH गोनाडोट्रोपिन को स्टिमुलेट नहीं करता है, ठीक है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 159। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स और organized network of B connection for A coordination. Choose the correct option for B and A to complete the given statement. तो आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो है फिल करने हैं। तो देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, लिसन केयरफुली। तो इसमें आएगा ए फास्ट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ ए में आएगा फास्ट, सॉरी बी में आएगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और ए में आएगा फास्ट। फिल कीजिएगा। अब ये स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा आपका ना। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बी मतलब फास्ट, सॉरी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर ए फास्ट कोऑर्डिनेशन, राइट। तो बी में पॉइंट टू पॉइंट और ए में फास्ट। सो मेक इट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 159 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूरॉन इन द गिवन डायग्राम। आपको गिवन डायग्राम में टाइप ऑफ न्यूरॉन बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे आप, लिसन केयरफुली, डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ये यहाँ पे गिवन डायग्राम दिया है आपको। दिस इज गिवन डायग्राम, ठीक है, दिस इज गिवन डायग्राम, दिस इज गिवन डायग्राम। ये न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल डायग्राम है न्यूरॉन का ये, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये दिया है, इसके बाद यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे इसको इसने लेबल किया है ऑर्गन से, फिर यहाँ पे इसने ये दे दिया है। तो ये डायग्राम है और आपको बताना है इसमें से कौन सा न्यूरॉन कौन सा होगा। ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन सा न्यूरॉन करता है? सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन तक जाती है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन्स होगा, तो बी जो होगा यहाँ पे इंटर न्यूरॉन होगा, आपको इसको लेबल करना है। और फिर यहाँ से इंटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर से बॉडी में आ जाती है। तो यहाँ पे ए में फिल कीजिए सेंसरी न्यूरॉन, बी में इंटर न्यूरॉन, सी में मोटर न्यूरॉन, राइट। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए। ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स, ये चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से 4th ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन
दोनों रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बाकी ऑप्शन फर्स्ट में एल्बुमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन दिया है, प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड होता है, एल्बुमिन नहीं होता है, तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में सोडियम एंड फाइब्रिनोजन दिया है, फाइब्रिनोजन रिक्वायर्ड होता है, सोडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये भी गलत दिया है। थर्ड ऑप्शन में सोडियम प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड होता है बट सोडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये भी गलत दिया है। तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो फोर्थ ऑप्शन में कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, ब्लड प्रेशर इन दी मैमेलियन ओर्टा इज मिनिमम ड्यूरिंग, राइट। मैमेलियन जो ओर्टा होता है, टिश्यू ऑफ ओर्टा जो होता है, उसमें कब ब्लड प्रेशर मिनिमम रहेगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स, यही राइट आंसर होगा। सबसे कम जो ब्लड प्रेशर होता है टिश्यू ऑफ ओर्टा में, वो कब होता है, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करता है, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर से ब्लड एंटर करता है ओर्टा में। लेकिन जब वहाँ पे वो डायस्टोल होता है तो कम ब्लड प्रेशर से ब्लड एंटर करता है टिश्यू ऑफ ओर्टा में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 162 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, लिसन केयरफुली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव। अगर यूरिनरी ब्लैडर वॉल के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को टोटली रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देयर विल बी नो मिक्टूरेशन। अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर ही नहीं रहेंगे तो सिग्नल कौन लेगा, तो सिग्नल नहीं जा पाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन तक अगर सिग्नल नहीं गया तो मिक्टूरेशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे पहला आंसर विल बी राइट, देयर विल बी नो मिक्टूरेशन, क्वेश्चन नंबर 163 में। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्सक्रीशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सक्रीशन के बारे में करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पहला ही ऑप्शन सही है। यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर आपने पढ़ा हो ऑस्मो रेगुलेशन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो उसमें क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में वहाँ पे दिया हुआ, एक डायग्राम में भी दिया है ऑस्मो रेगुलेशन के, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसको आप बोलते हो, तो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है यूरिन में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट गलत ही दिए होंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब पैसिवली इन रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल गलत। ग्लूकोज और अमीनो एसिड एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल इज इम्परमेबल टू वाटर। डिसेंडिंग लूप जो हैनल लूप की होती है, डिसेंडिंग लिम ऑफ हैनल लूप, वो परमेबल टू वाटर होती है, इम्परमेबल गलत दिया है। फोर्थ पढ़िए, फोर्थ पॉइंट, असेंडिंग लिम ऑफ हैनल्स लूप इज इम्परमेबल टू सॉल्ट, ये गलत दिया है, ये उल्टा दिया है। ये दिस इज असेंडिंग लिम ऑफ हैनल लूप इज इम्परमेबल, परमेबल होती है भाई, परमेबल टू सॉल्ट होती है, ठीक है। तो ये सही कीजिएगा आप। इसके बाद कौन सा है, 165 देखिए, क्वेश्चन नंबर 165, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन विद एफर्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इज कॉल्ड। अगर आप एफर्ट से वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, वहाँ पे जो वॉल्यूम बनती है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसी एफर्ट से फोर्सफुल अगर आप एक्सपायरेशन करते हैं तो उसे आप कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहला ऑप्शन आएगा 165 में, IRV एंड ERV रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें से कौन सी बीमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एस्थमा एंड फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन एस्थमा नहीं है, ये एलर्जिक भी होता है। निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, ये दोनों ही ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। डिसेंट्री एंड एब्स्टोसिस, डिसेंट्री अलग डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो है ही नहीं है। एस्बेस्टोसिस जो है ये एक डिसऑर्डर हो सकता है ऑक्यूपेशनल, बट यहाँ पे दोनों होने चाहिए ना, तो 166 का थर्ड आंसर आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है। पहला देखिए, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड गर्डल, बिल्कुल गलत। फाइब्रस जॉइंट ह्यूमेरस एंड गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, गलत दिया है। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल बोन्स के बीच में फाइब्रस जॉइंट होता है, गलत दिया है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टेब्रेट, राइट, ये सही दिया है। ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जाइगोपोफाइसिस प्रोसेस में और सक्सेसिव वर्टेब्रेट के बीच में। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 167 का
थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 168 पे आ जाइए। इन ए मसल फाइबर कैल्शियम आयन इज स्टोर्ड इन, एक मसल फाइबर में कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर्ड होता है? एक मसल फाइबर में कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्वेश्चन नंबर 168 का फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 पे आइए। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखिए दी ए में फिल कीजिए बोनी लैब्रिंथ, बी में मेम्ब्रेनस, सी में एंडोलिम्फ और डी में भी, डी में आपका आएगा पेरिलिम्फ। ठीक है, डी में आएगा मेम्ब्रेनस, ठीक, और ई में पेरिलिम्फ आएगा। तो मेक इट करेक्ट। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए अभी फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें आंसर। दी बोनी लैब्रिंथ इज ए सीरीज ऑफ चैनल्स, इनसाइड दी चैनल्स लाइज दी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है विच इज फिल्ड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, ये एंडोलिम्फ से फिल्ड होता है। द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। इज दैट क्लियर? तो 169 का थर्ड ऑप्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, विच साइंटिस्ट proposed Rivett-Popper hypothesis related to biodiversity and ecosystem। ये Rivett-Popper hypothesis biodiversity and its conservation का क्वेश्चन है और ये हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था पॉल एरलिच ने। तो क्वेश्चन नंबर 170 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 पे देखिए, विच इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यहाँ पे 4 मूवमेंट दी हुई है, एपिको मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे जो पहला जो मूवमेंट दिया है एपिको मूवमेंट, इट वाज सिमिलर लाइक चिपको मूवमेंट एंड इट वाज द मूवमेंट फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो मूवमेंट थी वो एपिको मूवमेंट थी। तो यहाँ पे एपिको मूवमेंट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 171 एंड दैट विल बी सिमिलर टू चिपको मूवमेंट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन अगला दिया है, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट इन द ग्राफ ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशन ABC, which of the following area has the steeper slope and minimum species richness respectively। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है, तो देख लेते हैं इस ग्राफ को। This is the graph which is given to you। इस ग्राफ में आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं। एक लाइन ये नजर आ रही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये बी लाइन, ये ए लाइन और ये सी लाइन। इसमें आपको बताना है कि इन तीनों स्लोप में सबसे स्टीपर स्लोप कौन सी है। तो सबसे स्टीपर स्लोप जो मानी जाती है, दिस इज स्टीपर स्लोप। इन तीनों में देखो सबसे ऊपर स्लोप कौन सी है, दिस इज सबसे ऊपर वाली स्लोप है, दिस इज स्टीपर स्लोप। इसके बाद इससे पूछा है कि इसमें स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा किसमें होगी एंड मिनिमम स्पीसीज रिचनेस, मिनिमम स्पीसीज रिचनेस। देखो बेटा ये जो स्टीपर है तो ये शो करता है कि ये यहाँ पे एरिया को दिखा रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस स्पीसीज रिचनेस को दिखा रहा है, ये भी देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस जो सबसे ज्यादा स्टीपर स्लोप होगी उसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी, मतलब थोड़े से एरिया में इतनी सारी स्पीसीज। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस उस स्लोप, वो स्लोप दिखाएगी जो सबसे ज्यादा स्टीपर होगी। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस सी में होगी और सबसे कम जो स्टीपर है वो बी है। तो इसमें सबसे मिनिमम स्पीसीज रिचनेस होगी, इसमें सबसे कम स्पीसीज रिचनेस होगी और सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस सी स्लोप को दिखाता है। तो जो सबसे ज्यादा स्टीपर वहां पे स्पीसीज रिचनेस उसकी सबसे ज्यादा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें आएगा सी एंड बी, यानी कि 172 में मोर स्टीपर सी एंड स्पीसीज रिचनेस इज मिनिमम इन बी। तो सी एंड बी विल बी दी आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 172 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173 पे आइए, विच इज मिसमैच इन द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से कौन सा मिसमैच है आपको बताना है। डोडो ये कहाँ है, ये एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, एक्सटिंक्शन हो गया है इसका, कहाँ पे, मॉरिशियस का वर्ड था ये। क्वेगा यहाँ पे मिसमैच पूछा है इसने ना। क्वेगा जो है ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल है जो कि अफ्रीका में था, जैबरा लाइक बॉडी होती थी इसकी, आधी बॉडी जैबरा लाइक होती थी, आधी बॉडी एक हॉर्स लाइक होती थी। तो जैबरा लाइक एनिमल था, ये अफ्रीका से जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये मिसमैच दिया हुआ है, ठीक है। बाकी थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया ये सही दिया हुआ है, यानी कि ओनली 2
यानी कि क्वेश्चन नंबर 173 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिसमैच दिया हुआ है, राइट, यानी कि ओनली सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू DDT was found to be of great use in the control of malaria and other insect borne disease, but it causes, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में DDT का इस्तेमाल हुआ, राइट, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए और अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। इट वाज कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इट वाज कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इवन इट वाज कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो। DDT तीनों ही टाइप के पॉल्यूशन करती है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि ऑल द अबव विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 175 पे आइए, द परसेंट एरिया कवर और बायोमास इज ए मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज इन द केस ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप जो है बायोमास से पॉपुलेशन साइज निकालते हैं, राइट, इसमें एग्जांपल आएगा आंसर आपका पार्थेनियम एंड बेनियन ट्री। एक बगीचे में एक बनियान ट्री, एक पर्टिकुलर लैंड पे एक बनियान ट्री एक होता है, लेकिन एक बनियान ट्री के आजू बाजू में कितने सारे पार्थेनियम प्लांट हो सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें, बनियान ट्री तो एक ही है, अगर नंबर से आप पॉपुलेशन निकाले तो नंबर से तो भाई पार्थेनियम ज़्यादा है, लेकिन ऐसे केस में कंपैरेटिव आपको पॉपुलेशन निकालने के लिए आप इस केस में बायोमास देखते हैं। बायोमास बनियान ट्री का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पार्थेनियम प्लांट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बायोमास की ऑब्जर्वेशन से इस केस में आप पॉपुलेशन को निकालते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 175 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 पे आ जाइए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन यूट्रॉफिक लेक ड्यू टू एक्सेसिव पॉल्यूटेंट फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्री कोजेज। अगर होम और इंडस्ट्रीज से एक्सेसिव पॉल्यूटेंट निकलते हैं और वो लेक में जाके मिक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट देखिए, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। अगर पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे लेक में जाएंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत दिया है। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज, हाँ ये हो सकता है, अगर लेक में पॉल्यूटेंट जा रहे हैं तो वहाँ पे सर्वाइव करने वाली जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी एक्वेटिक फिश हैं, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ने के चांसेस होंगे, तो इट विल बी राइट आंसर। तो द लेक गिव्स वेज टू कोल्ड वाटर ऑर्गेनिज्म। बेटा अगर पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टी बदल जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। बीओडी ऑफ वाटर डिक्रीजेज इवन फाइनली, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, जितनी पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी होती है उतनी ज़्यादा बीओडी डिमांड होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे 176 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। पहला देखिए, 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, ये था पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया एक कंट्री है, वहाँ पे 3 माइल आइलैंड की एक ट्रेजेडी हुई थी जो कि एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, तो ये रेडिएशन से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर थर्मल, नाम में न्यूक्लियर आ रहा है तो न्यूक्लियर मतलब ये भी रेडिएशन से रिलेटेड है। इसके बाद चेर्नोबाइल, ये चेर्नोबाइल डिजास्टर यूक्रेन में हुई थी, ये भी एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, तो ये भी रेडिएशन से रिलेटेड है। इसके बाद लॉस एंजलिस स्मोक, लॉस एंजलिस में एक फोटोकेमिकल स्मोक बना था ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ओजोन। O3 गैस का लेवल बढ़ जाने की वजह से ये फोटोकेमिकल स्मोक बना था लॉस एंजलिस में। तो यहाँ पे यही आंसर आएगा क्योंकि ये रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑक्सीजन O3 के बढ़ जाने की वजह से, यानी कि ओजोन के बढ़ जाने की वजह से, राइट, फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजलिस स्मोक बना। आर यू गेटिंग और नॉट? तो रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 177 में जो आंसर आएगा आपका वो आएगा फोर्थ, लॉस एंजलिस स्मोक। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, इन 2012 में रियो 20 सबमिट हुआ, वॉज हेल्ड एट द रियो दी जेनेरो। रियो दी जेनेरो में वर्ल्ड इन 2012 में रियो 20 सबमिट हुआ। इसका मतलब क्या था, ये किसके लिए सबमिट हुआ? ये हुआ था सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। दिस समिट वाज हेल्ड इन रियो दे जेनेरो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 पे देखिए, द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ
along the east of Australia can be categorized as ecosystem। जो कोरल रीफ होती है उनको एज ए इकोसिस्टम कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म सर्वाइव करती है, इसलिए इसको एज ए इकोसिस्टम कंसिडर किया जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में है, और वहाँ पे काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म, वहाँ पे एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसलिए उसको एक इकोसिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पे इको लाइफ फॉर्म सर्वाइव करे उसको आप इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 179 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, एट विच प्लेस हीट गेन थ्रू इंसुलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे हीट गेन और हीट लॉस बैलेंस होता है? तो ऐसा जो प्लेस है जहां पे हीट गेन और हीट लॉस बैलेंस होता है, वो जो प्लेस है वो है आपका टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम में हीट गेन थ्रू इंसोलेशन एंड हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बैलेंस वे में होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो ये होता है टुंड्रा बायोम में, जहाँ पे सैंडी वेजिटेशन पाए जाते हैं और जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम पाए जाते हैं, लिविंग प्लांट्स बहुत कम पाए जाते हैं टुंड्रा बायोम्स में। तो इसी के साथ 90 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले FST में विद 90 क्वेश्चंस अगेन, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।